हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए चीनी कंपनी को मिले ठेके पर लगा दी गई है रोक। जी हां दोस्तों, भारतीय कंपनी ने किया इस पर केस। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, चाइना को लगा है तगड़े से भी तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहाँ पर बाजवा के जाते ही टीटीपी आतंकियों ने खत्म किया सीज फायर। पाकिस्तान में हर जगह हमला करने का बड़ा आदेश, मुनीर को मिली खुली धमकी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे जहां पर आंदोलन से डरा चीन का राष्ट्रपति, बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई फोर्स की संख्या। जी हां दोस्तों, इसी बीच गुजरात चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं अपना भारत देश आज जिस स्थान पर है दोस्तों, वो हर चीज में सक्षम है। और मोदी जी के होते हुए भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए चीनी कंपनी को मिले ठेके पर कोर्ट की रोक। भारतीय कंपनी ने किया है केस। जी हाँ दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति और चालबाजी कोई नई नहीं है। पड़ोसी देशों में अपना मकड़ जाल फैलाने में चीन कसर नहीं छोड़ता है। बात चाहे बांग्लादेश की तीस्ता रिवर में सर्विलांस शिप तैनात करने की हो या फिर नेपाल के अहम सड़क प्रोजेक्ट को लेकर हो, हालांकि भारत की नजर चीन के इन सभी कामों पर रहती है। रविवार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। ये प्रोजेक्ट नेपाल आर्मी ने चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड को दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1500 करोड़ रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, मामले के जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने भारत की एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंपनी ने प्रोजेक्ट की बिडिंग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। नेपाल आर्मी तेराई मधेश एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनवा रही है और ये प्रोजेक्ट संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इसका एक हिस्सा भारतीय सीमा के पास है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में जब बिडिंग हुई थी तब केवल 5 कंपनियां थी, जिनमें से 4 चीनी और 1 भारतीय थी। बाद में 6 नवंबर को चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग को भी शामिल कर लिया गया और उसे विजेता बना दिया गया, जबकि ये कंपनी पहले की 5 कंपनियों में शामिल नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को सबसे बड़ा और झटका मिला है। दोस्तों शायद अब चाइना को यह एहसास हो जाएगा कि भारत की आज जो स्थिति है उसको नकारा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारत के प्रधानमंत्री और भारत का लोहा मानते हैं दोस्तों, तो कमेंट में जय हिंद जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर बाजवा के जाते ही टीटीपी आतंकियों ने खत्म कर दिया सीज फायर। पाकिस्तान में अब हर जगह हमला करने का बड़ा आदेश, असीम मुनीर को मिली खुली धमकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल बाजवा के जाते ही तालिबान ने सीज फायर को खत्म करने का ऐलान किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सोमवार को सरकार के साथ जून में किए गए संघर्ष विराम को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही टीटीपी ने अपने लोगों से पूरे पाकिस्तान में हमला करने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक टीटीपी ने अपने लड़ाकों को एक बयान जारी करते हुए कहा है, चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में मुजाहिदीन के खिलाफ सेना अभियान चला रही है, इसीलिए आपके लिए यह जरूरी है कि देश भर में जहां कहीं भी हो सके हमला करें। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को यह सीधी धमकी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह निर्णय पाकिस्तान के लक्की मरवत जिले में टीटीपी के हमले के बाद लिया गया है। दोस्तों टीटीपी ने कहा है कि हमने बार बार पाकिस्तान के लोगों को चेतावनी दी थी और धैर्य बनाए रखा ताकि कम से कम बातचीत की प्रक्रिया हमारी ओर से बाधित ना हो, लेकिन सेना और जासूसी एजेंसियां नहीं रुकी और हमला जारी रखा। अब हमारा भी जवाबी हमला पूरे देश में शुरू होगा। तालिबान के इस बयान के बाद सरकार और खुफिया एजेंसियों की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आंदोलन से डरे शी जिनपिंग, बीजिंग और शंघाई में बढ़ाई फोर्स, गिरफ्तार किए जा रहे लोग। बता दें, चीन में अचानक बीजिंग से लेकर शंघाई तक में हुए आंदोलनों ने शी जिनपिंग सरकार को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर में इन प्रदर्शनों के
चलते चीन एक तानाशाही मुल्क के तौर पर सामने आया है। ऐसे में चीन सरकार अब अपने रवैये में सुधार की बजाय आंदोलनकारियों पर ही शिकंजा कसने में जुट गई है। सोमवार को चीन सरकार ने बीजिंग शंघाई में सुरक्षा कड़ी कर दी। यहाँ सैकड़ों लोगों ने आंदोलन किया था। इसके अलावा शिनजियांग में भी सख्ती की गई है, जहाँ के उरुमकी शहर में एक इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ही लोगों का गुस्सा फूटा है। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि कोरोना से निपटने की पाबंदियों के चलते आग लगने के बाद बचाव कार्य में देरी हुई। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने हम क्या चाहते आजादी जैसे नारे लगाए। इसके अलावा शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के भी नारे लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें चीन में A4 क्रांति भी हो रही है। दोस्तों आखिर क्यों सादे कागज लहराकर जिनपिंग की सरकार के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन? दरअसल चीन में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा आ चुका है दोस्तों कि प्रदर्शनों के दौरान कागज के खाली पन्ने एक प्रतिष्ठित वस्तु बन गए हैं, जिसे कई लोग श्वेत पत्र क्रांति, कोरी चादर क्रांति या A4 क्रांति कहते हैं। देश भर में विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान लोगों को कागज की एक कोरी चादर पकड़े देखा गया है। कुछ का कहना है कि ये एक सेंसरशिप से बचने का तरीका है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक वायरल वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, जिसमें नानजिंग के कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में एक महिला कोरे कागज के एक लंबे टुकड़े का एक छोर पकड़े हुई है और दूसरे छोर को एक अज्ञात व्यक्ति पकड़े हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शनकारी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए जिनपिंग को, क्या आप भी यही मानते हैं? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या जिनपिंग को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए? बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन से लड़ेंगे रशिया के खूंखार कैदी। पुतिन का आदेश, जंग में उतरो नहीं तो गायब कर दिए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक नया और खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत पुतिन अब रशिया के खूंखार कैदियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुतिन रशिया की सेना में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल और धमकियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही सेना में शामिल होने से इनकार करने वालों को गंभीर प्रताड़ना और लंबी सजा की धमकी भी दी जा रही है। रूसी जेलों में कैद लोगों की आबादी में सिर्फ 2 महीने में 23,000 तक कम हो गई थी, क्योंकि पुतिन की सरकार कैदियों से सेना की आपूर्ति को भरना चाहती थी। इसके लिए सख्ती भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने कैदियों से कहा था कि अगर वो युद्ध के लिए सेना में शामिल होते हैं तो उनकी जेल की सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पुतिन की सरकार ने सेना में भर्ती के लिए और अधिक क्रूर रणनीति अपनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस रणनीति के तहत लड़ने से इनकार करने वालों की हालत ऐसी कर दी जाएगी कि वो एक कदम भी चलने लायक नहीं रहेंगे या फिर उन्हें गायब कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक मानवता के तौर पर देखें तो क्या इस प्रकार की प्रताड़ना एक कैदी के लिए सही है? दोस्तों बताइएगा जरूर आप लोग। एक और खबर की बात करें, जहां भारत का प्रवेश द्वार बनेगा ईरान, रशिया संग मिलाया हाथ, एशिया में पुतिन का है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती को और मजबूत करने में ईरान बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ईरान और रशिया के बीच 12 मिलियन टन रूसी सामान के ट्रांजिट के लिए सहमति बनी है। ये रूसी सामान ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते भारत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रशिया दोनों ही व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और इसमें ये कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरानी रेलवे के प्रमुख मियाद सालेही की मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी रेलवे के प्रमुख से मुलाकात में ट्रेड को बढ़ाने पर सहमति बनी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर अब इस देश ने भी चीन के खिलाफ खोला मोर्चा, इंडो पैसिफिक के लिए बनाई ये नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, जिसका लंबे समय से था इंतजार, उस इंडो पैसिफिक रणनीति को कनाडा ने रविवार को लॉन्च कर दिया। इसमें चीन को दुनिया के मंच पर बढ़ती विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में बताया गया है। इस स्ट्रेटजी में कहा गया है कि चीन की ओर से पैदा किए गए विभिन्न खतरे के बावजूद जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल हेल्थ, बायोडायवर्सिटी और परमाणु अप्रसार जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस अहम विदेश नीति के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार संबंधों को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। रणनीति में कहा गया है कि चीन तेजी से बढ़ती विघटनकारी वैश्विक शक्ति है। चीन हितों और मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ज्यादा रियायती वातावरण में बनाना चाहता है, जो हमसे काफी अलग है। स्ट्रेटजी के मुताबिक कनाडा करीब $1.7 बिलियन का निवेश करेगा ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसके देश की सेना की मौजूदगी और साइबर सिक्योरिटी तैयार हो सके। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सीमा पार से सोपोर में चल रहे आतंकी मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़, 4 दहशतगर्द मददगार हुए गिरफ्तार। जी हां, उत्तरी कश्मीर के में सुरक्षा बलों ने अंसार गजवातुल हिंद बोले तो AUG
जीएच के आतंकी मॉड्यूल का भंडा फोड़ करके एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जी हां, कार्रवाई के दौरान AUGH के हैंडलर व 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बरामद हथियारों में 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 20 कारतूस व 13 ग्रेनेड शामिल हैं। इस मॉड्यूल को सीमा पार से संचालित किया जा रहा था। एक अधिकारी के अनुसार सोमवार को एक सूचना के आधार पर सोपोर पुलिस ने 22 RR के साथ इलाके में तलाशी अभियान चलाया। जी हां दोस्तों, इस बीच AUGH के मुख्य हैंडलर श्रीनगर के चनापोरा निवासी मुश्ताक अहमद भट्ट और बडगाम के इशफाक अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 10 कारतूस और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। बात करते हैं एक और खबर की, जहां विदेश नीति पर पहले बड़े भाषण में ऋषि सुनक ने दिखाए चीन और रशिया को तेवर। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की विदेश नीति की चर्चा शुरू हो गई थी। इसी बीच वो पहली बार विदेश नीति को लेकर भाषण देने वाले हैं। इस भाषण में उम्मीद जताई जा रही है कि वो विकासवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। जिस तरह रशिया और चीन लंबी अवधि की योजना बनाते हैं, उसी तरह ब्रिटेन भी इन योजनाओं पर काम करेगा। ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबारों के मुताबिक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने पहले विदेश नीति भाषण में कहेंगे कि वो यथास्थिति का चयन नहीं करेंगे। इसके साथ ही अपने प्रतियोगियों और आलोचकों के साथ डीलिंग करते समय वास्तविकता पर नहीं बल्कि आशाओं के आधार पर काम करना पर्याप्त नहीं होगा। हाल ही में ऋषि सुनक को चीन के साथ बातचीत शुरू करने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। दरअसल ब्रिटेन और चीन के बीच पिछले काफी समय से अच्छी बातचीत भी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत से सीखा सबक या बदनामी का डर, जाते जाते जनरल बाजवा दे गए पाकिस्तानी सेना को सबक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सैन्य प्रतिष्ठान को सियासत से दूर ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सेना को तख्ता पलट की आशंका वाले देश में राजनीति से परे रखना अनिश्चितताओं से बचाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सेना भी राजनीति में आने वाले उतार चढ़ाव से बची रहेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा 3 साल के सेवा विस्तार के बाद 61 साल की उम्र में 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। पाकिस्तान के ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है, जो मौजूदा जनरल बाजवा की जगह लेंगे। बाजवा के बयान से साफ है कि पाकिस्तान की सेना भारतीय व्यवस्था से सीख लेती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले जनरल बाजवा ने इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी भूमिका को गैर राजनीतिक बनाने का निर्णय लेकर उसे संवैधानिक तौर पर दिए गए काम तक सीमित कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक दखल काफी ज्यादा रहा है। इसके चलते पाकिस्तान में अक्सर तख्ता पलट होते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे में कोई कुछ भी कहे दोस्तों, लेकिन जनरल बाजवा ने भारत की तरह ही नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को सीख दी। अगर आप भी इस बात को मानते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि 2027 तक PLA दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। जी हाँ दोस्तों, चीनी सेना दिवस की पूर्व संध्या पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना से आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। उन्होंने साल 2027 तक चीनी सेना के सर्वश्रेष्ठ सेना बनने के लिए दृढ़ प्रयास करने के लिए कहा है। आप सभी को बता दें कि 1 अगस्त को चीनी सेना दिवस मनाया जाता है और साल 2027 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अपनी स्थापना के 100 साल पूरा करने जा रही है। शी जिनपिंग ने लगातार PLA के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने सत्ता में आते ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में 50 से अधिक टॉप जनरलों के अलावा मध्य स्तर के अधिकारियों को दंडित करके PLA को हिला दिया था। चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन कैसे इस पर तेजी से काम कर रहा है। साल 2021 में चीन का रक्षा बजट 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का था। जी हाँ दोस्तों, चीन ने साल 2021 के लिए अपना रक्षा बजट 6.8% से बढ़ाकर 209 बिलियन डॉलर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसे में शी जिनपिंग का यह कहना कि 2027 तक PLA दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये चाइना का वहम है या वाकई चाइना ऐसा करके दिखा सकता है? दोस्तों फिलहाल अपनी भारतीय सेना से अगर चीनी की सेना की कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे तेजी से अपने आप को एडवांस बनाने वाला दोस्तों कौन सी सेना है, भारतीय सेना या चीनी सेना? देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दक्षिणपंथी नोआम पार्टी से गठबंधन, अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता हुआ और भी करीब। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के भावी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने घोर दक्षिणपंथी नोआम पार्टी के साथ
साथ गठबंधन किया है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन के बाद एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किया। इससे नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे घोर दक्षिणपंथी सरकार बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। लिकुड पार्टी ने रविवार को यह घोषणा की। समझौते के तहत नोआम के नेता और इसके एकमात्र विधायक एवी मोआज प्रधानमंत्री कार्यालय में उप मंत्री के रूप में काम करेंगे और राष्ट्रीय यहूदी पहचान प्राधिकरण नामक एक नई एजेंसी के प्रभारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू ही प्रधानमंत्री बने, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग इनको ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा कमेंट में, बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान में प्रमुख ब्याज दरें 24 साल के उच्चतम स्तर, बंगाली की कगार पर भारत का पड़ोसी। जी हाँ, पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई को लेकर जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, तो गरीबी और भूखमरी भी अपने चरम पर है। वहीं पाकिस्तान की प्रमुख बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को अपनी ब्याज दरों को 16% तक बढ़ा दिया है। इस कारण प्रमुख ब्याज दरें 24 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए एक नई समस्या पैदा कर दी है। तो वहीं बैंक के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ने प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर सैटेलाइट फोन के साथ धराए रशिया के पूर्व मंत्री सीआईएसएफ ने देहरादून एयरपोर्ट पर पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून में जॉली ग्राउंड हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान रूस के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व रूसी मंत्री को रविवार को प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया है। सीआईएसएफ ने सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग में कुछ संदिग्ध तस्वीर देखी। इसके बाद बैग को खोले जाने पर पता चला है कि वो सैटेलाइट फोन था। पूर्व मंत्री की पहचान 64 वर्षीय विक्टर सेमेनोव के रूप में हुई है दोस्तों, जो 1998 और 99 के दौरान रशिया के कृषि और खाद्य मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व रूसी मंत्री सेमेनोव को तब पकड़ा गया जब वो इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले थे। शाम 4:20 पर जब वो सुरक्षा जांच के लिए पहुंचे तो सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक लिया। एक्सरे मशीन से जांच के दौरान उनके बैग में सैटेलाइट फोन जैसी दिखने वाली तस्वीर दिखी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका देगा ऐसा घातक हथियार, रशिया से जंग में खेल पलट देगा यूक्रेन। बता दें, रशिया से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका एक बड़ा हथियार देने की तैयारी कर रहा है। ये हथियार 150 किलोमीटर की रेंज से न सिर्फ हमला कर सकता है बल्कि काउंटर अटैक में भी ये सक्षम है। खास बात यह है कि इसकी रेंज की वजह से अब यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से थोड़ी दूर से भी हमला कर सकता है। यूक्रेन ने हाल ही में मांग की थी कि जंग में रूस से सामना करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश उसे पर्याप्त मात्रा में हथियार मुहैया कराएं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका यूक्रेन को सस्ते, छोटे और सटीक निशाने वाले रॉकेट हथियार देने पर विचार कर रहे हैं। इस हथियार की मदद से यूक्रेन रूसी बॉर्डर के नजदीक आए बिना रूस को निशाना बना सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर दोस्तों अमेरिका में तेलंगाना के 2 छात्रों की झील में डूबने से मौत, जल्द भारत लाया जाएगा इनका पार्थिव शरीर। जी हाँ, तेलंगाना निवासी 2 छात्रों को अमेरिका में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों की अमेरिकी प्रांत मिसौरी में स्थित ओजार्क झील में थैंक गिविंग सप्ताहांत के दौरान डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ने मृतक छात्रों की पहचान 24 वर्षीय उथेज कुंटा और 25 वर्षीय शिव कैलीगरी के रूप में हुई है। छात्रों के झील में डूबने की घटना शनिवार की, इसका पूरा ब्यौरा अभी नहीं मिल सका है। तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामा राव ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि वो पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र स्वदेश लाने में पीड़ित परिवारों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां इमरान खान का ऐसा बयान कि आप भी मारने लगेंगे ठहाके और कहेंगे कौन सा नशा करते हैं इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान ने कहा 4 गोली साथी के कुर्ते में भी फंस गई थी, तो लोगों ने कहा पता नहीं कौन सा नशा करते हैं इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके ऊपर हुए हमले के बाद शनिवार को पहली बार समर्थकों के बीच गए। उस दौरान उन्होंने वजीराबाद में एक जनसभा में कहा कि 3 हमलावरों की बंदूक से निकली 4 गोलियां उनके साथी इमरान इस्माइल के कुर्ते में फंस गई है, जिससे उनकी जान बच गई। जी हाँ, उनके इस बयान को लेकर पूरे पाकिस्तान के लोग ये कहते हुए उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं कि पता नहीं वे कौन सा नशा करते हैं, ऐसे कौन सी गोलियां होती हैं और कौन सा ऐसा कुर्ता होता है जिनमें गोलियां जाकर के फंस सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान के इस कथन को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको ये बात सुनते ही इमरान खान की कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर क्या किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी संभालेगी नॉर्थ कोरिया
कोरिया की गद्दी जोरों पर है ये चर्चा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेटी एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल ऐसा दूसरी बार हुआ है जब उत्तरी कोरियाई शासक अपनी बेटी के साथ नजर आए। 18 नवंबर को मिसाइल परीक्षण के दौरान किम जोंग उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। अक्सर अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक जीवन से दूर ही रखने वाले किम जोंग उनका लगातार 2 बार बेटी के साथ नजर आने के बाद कई तरह के कयास भी शुरू हो गए हैं। अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार चर्चा है कि किम जोंग उनकी बेटी अगली उत्तराधिकारी बनेगी, जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी सभी महज ये चर्चाएं हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले जहां पर एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे। जी हाँ, पीएम मोदी जी का कामकाज कैसा, आखिर गुजरात की जनता का क्या है कहना। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में मात्र 1 दिन का समय बचा है। राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पहले चरण में मतदान है। इससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में पता लगा है और लगाने की कोशिश की गई है कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से कितना खुश है। तो हम आपको बताते दोस्तों क्या निकले इस सर्वे के नतीजे। जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम काज कैसा है, तो सी वोटर सर्वे में जो रिजल्ट निकल कर आया है वो कुछ ऐसा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर अच्छा 65% लोगों ने कहा है, 15% लोगों ने औसत कहा है दोस्तों की एवरेज काम है उनका, और 20% लोगों ने खराब बताया। ऐसे में दोस्तों इस सर्वे से ये साफ है कि राज्य में 65% जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के काम काज से खुश है, तो वहीं 15% उनके काम को औसत मानती है। 20% ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को खराब मानते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हमेशा मेजोरिटी की ही जीत होती है, तो उससे तो यही लगता है कि गुजरात में फिर एक बार मोदी जी अपना परचम लहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपसे हम ना कि सिर्फ गुजरात की बल्कि पूरे देश का कामकाज को लेकर सवाल पूछते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे देश यानी भारत में कामकाज कैसा है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, 100 में से क्या नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर करहल में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कहा नेताजी के आशीर्वाद से जीते आजमगढ़ रामपुर, अब मैनपुरी की बारी। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और इस चुनाव को समाजवादी पार्टी ने जहां नाक का सवाल बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी सबसे मजबूत समाजवादी किला ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ जी ने मैनपुरी की धरती से मुलायम सिंह यादव को नमन करते हुए कहा कि नेताजी ने 2014 में ही संसद में कह दिया था कि अब बीजेपी ही आएगी। उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि हमने आजमगढ़ और रामपुर में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। सीएम योगी ने कहा कि अब मैनपुरी की बारी है, हम मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग दोस्तों, आपकी क्या राय होगी, कौन जीतेगा इस बार मैनपुरी का चुनाव? क्या बीजेपी जीत करके ये दिखा देगी कि गढ़ किसी का नहीं होता है, बस जनता जिसको भगवान बनाना चाहती है, जनता जिसको सरकार में बैठाना चाहती है वही सरकार में बैठता है। चलते हैं और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इस तारीख के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड। इन स्टेप्स को फॉलो करके पैन कार्ड को कर सकते हैं आधार से लिंक। बता दें, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए। इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। पहले आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोले तो सीबीडीटी ने इसे अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन कार्ड का यूज पहले की ही तरह कर सकते हैं। जी हाँ, 1 जुलाई के बाद कटेगा 1000 रुपए का चालान। इससे पहले 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक पैन को आधार से लिंक करवाने पर 500 रुपए का चालान कटता था, लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप क्या करके आसानी से आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर पाएंगे दोस्तों, हमने पूरा प्रोसेस पूरी स्टेप्स स्क्रीन पर दे दिया, आप देख ही पा रहे हो। कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन में जरूर पूछिएगा कमेंट में। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।